हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अब हम हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सेकंड पार्ट में, जिसमें आज हम जानेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो मेल गैमीट्स के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गैमीट्स के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं oogenesis। तो आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानेंगे और इनके फ्लो चार्ट वगैरह जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो देखो क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज में। अब यहाँ पे होता क्या है, जो सबसे पहले हमारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें माइटोसिस होता है, अभी मियोसिस नहीं होता। इसके बाद वाले जो सेल्स हैं उनमें मियोसिस होना स्टार्ट होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये क्या होता है, इसमें माइटोसिस होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये भी पता होना चाहिए। ये प्रेजेंट होते हैं इनर वॉल में किसके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के। साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डिप्लॉइड। अब जो ये स्पर्मेटोगोनिया के सेल्स होते हैं, इन्हीं में से कुछ सेल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं यही आगे चल के क्या बनाएंगे, स्पर्म सेल्स को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये जो डिप्लॉइड हैं ये मियोसिस के प्रोसेस में जाएंगे, और सबसे पहले ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं जिनका मियोसिस 1 हो चुका होता है, यानी ये दो सेल बन चुके होते हैं, तो अब ये दो स्पर्मेटोसाइट्स का फिर से होगा मियोसिस, जिसे हम कहेंगे मियोसिस 2। और यहाँ पे क्या बनेंगे, हमारे पास अब चार सेल बन जाएंगे। अब ये जो ये सेल्स बनते हैं इन्हें क्या कहते हैं, हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। स्पर्मेटिड हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, बट ये अभी वही नॉर्मल जो सेल शेप होती है उसी में होते हैं। इन्होंने वो कैरेक्टरिस्टिक स्पर्म सेल की शेप नहीं ली होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये सेल्स स्पर्मियोजेनेसिस करते हैं। इस स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ही ये क्या बन पाते हैं, स्पर्म सेल्स बन पाते हैं और इनकी वो कैरेक्टरिस्टिक शेप आ पाती है। अब अगर हम बात करें जो स्पर्म सेल्स हैं वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहते हैं, वहां से वो क्या करते रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करते रहते हैं। उन्हें भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उन्हें वो एक्वायर करते रहते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जब भी इनको रिलीज करने की बारी आती है तो जो प्रोसेस होता है स्पर्मिएशन, उसके थ्रू इन्हें रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने अब जो भी प्रोसेस में जाना, इसमें देखो हमने बहुत सारे नए नए वर्ड जाने, यही वो सारे वर्ड्स हैं। तो ऐसे केस में क्या है, इन वर्ड्स का हमारे को मीनिंग एक बार फिर से रिवाइज कर लेना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन वगैरह ना रहे। सबसे पहला जो वर्ड हमने जाना था वो जाना था स्पर्मेटोगोनिया। क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया, ये सारे के सारे वो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं जो मियोसिस प्रोसेस के अंडर जाते हैं, और ऐसे केस में ये क्या करते हैं, अपना जर्म सेल्स को बनाने के प्रोसेस में जाते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया का क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद क्या बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं इसमें भी क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं। यहां तक 46 है, इसमें भी 46 है। तो स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा इसका प्रोसेस कौन सा होगा, इसका प्रोसेस होगा हमारा माइटोसिस। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, प्राइम वहां से बनेगा हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और यहाँ पे अब हमारा शुरू होगा प्रोसेस मियोसिस का। यहाँ आएगा मियोसिस 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 23। कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, एक से। अगर ये भी एक है तो ये भी एक रहेगा, ये दो रहेंगे, और यहाँ पे होगा अब हमारा मियोसिस 2। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23, नंबर ऑफ सेल्स 4। तो स्पर्मेटिड से क्या हो जाएगा, स्पर्मेटिड्स हमारे अब चार रहेंगे, और यहाँ पर स्पर्मेटिड्स इस प्रोसेस के थ्रू क्या फॉर्म करेंगे, स्पर्म सेल्स को फॉर्म करेंगे, जिनको रिलीज किया जाएगा स्पर्मिएशन प्रोसेस से। किन चीजों को, स्पर्म सेल्स को।
तो स्पर्मेटिड्स क्या बनाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस से, स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्म सेल्स, जिनको स्पर्मिएशन प्रोसेस जो होता है उसके थ्रू क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। यही हमारी एक समरी है। एनसीईआरटी में इसका एक डायग्राम बना रहता है, वो डायग्राम सबसे बेस्ट है। इसमें कई बार क्या होता है, आप साइड बुक्स वगैरह में देखते हो तो वहां पे कभी कभार कोई और डिटेल्स वगैरह भी दे दी जाती है, बट अगर आप देखो बहुत सारी ऐसी बुक्स वगैरह हैं जो एनसीईआरटी के ही उस एग्जैक्ट डायग्राम को फॉलो करती हैं। इट मींस आपको भी एनसीईआरटी पे स्टिक रहना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा साइड बुक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है बायो सब्जेक्ट में। तो उसी डायग्राम को आप भी प्रिपेयर करो, उस डायग्राम का क्या प्रोसीजर है, क्या मीनिंग है, किस तरीके से, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर हम बात करें हार्मोन्स की जो इफेक्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, इसमें सबसे पहले आता है जीएनआरएच। जीएनआरएच का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी एक ऐसा हार्मोन जो गोनेड्स के जो हार्मोन होते हैं उन पे वर्क कर सके। जीएनआरएच जो है वो कहां से सीक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है वो। ये क्या काम करता है, ये स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन किसके, एफएसएच के और एलएच के। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इनके फंक्शन मेल में और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। हाँ एनालॉजी बनी रहती है इनमें, बट फिर भी इनका अगर हम वैसे फंक्शन देख रहे हैं तो वो डिफरेंट ही रहता है। अगर हम बात करें यहाँ एफएसएच क्या एक्ट करता है, एफएसएच एक्ट करता है सर्टोली सेल्स में, और साथ ही साथ ये उन फैक्टर्स को भी रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिनकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो पाता है। इसके बाद अगर हम बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की, तो ये एक्ट करता है लीडिंग सेल्स में। और लीडिंग सेल्स का पहले भी जान चुके हैं क्या फंक्शन होता है। ये क्या काम करता है, एंड्रोजेंस को प्रोड्यूस करता है। तो लीडिंग सेल के एक्टिवेट होने के बाद ही क्या होता है, जो एंड्रोजेंस वगैरह होता है जो मेल हार्मोन्स कहलाते हैं उनका एक्टिवेशन होता है, साथ ही साथ उनका सिंथेसिस भी होता है। तो ये हार्मोन्स रहते हैं हमारे जो एक्ट करते हैं किस टाइम पे, स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे। अगर अब हम बात करें स्पर्म सेल की, स्पर्म सेल किस तरीके का दिखता है, क्या क्या उसके पार्ट होता है, क्या फंक्शन होता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पर्म सेल का डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, हेड पार्ट। ये जो ये पूरा का पूरा ये रीजन होता है हमारा, ये रीजन कहलाता है हेड रीजन। अब हेड रीजन में क्या चीज होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो खैर पूरे के पूरा जो हमारा स्पर्म सेल होता है उसको ही कवर करके, हर सेल की मेम्ब्रेन होती है वो तो। इसके बाद यहाँ पे आता है एक्रोसोम। एक्रोसोम एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और एक्रोसोम क्या काम करता है, जब एक स्पर्म सेल एक ओवम के साथ फ्यूज कर रहा होता है तो फ्यूजन के लिए जो वॉल को ब्रेक करना पड़ता है, उस काम में एक्रोसोम जो होता है वो हेल्प करता है। इसके बाद आता है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है ये हैप्लॉइड होता है, डेफिनेटली आता है मियोसिस के बाद बना तो हैप्लॉइड होगा। प्लस इसमें क्या चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट, यानी ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल। वही सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो स्पर्म सेल्स कैरी करते हैं। इसके बाद है नेक पार्ट। नेक पार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी को मूवमेंट में, डायरेक्शन में, जो मूवमेंट होता है किसी भी डायरेक्शन में जहां पे ये जाना चाहते हैं, जिधर की तरफ से इनको प्लीओट्रोपिक मूवमेंट मिलता है वहां पे जाने के लिए हेल्प करता है। फिर आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस एक तरीके से इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मिडिल पीस में होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्या काम करते हैं, हर जगह भाई माइटोकॉन्ड्रिया काम तो सेम ही रहता है ना, वो क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कराना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं ताकि भाई स्पर्म सेल मूव कर सके। लास्ट पार्ट क्या आ जाता है, टेल आ जाता है। टेल की वजह से ही वो आगे की तरफ एक थ्रस्ट लगा पाते हैं और मूवमेंट को शो कर पाते हैं। यही सिर्फ इतना नहीं रहता है स्पर्म सेल के बारे में, हमारे को इसके साथ कुछ और डेटा भी पता होना चाहिए। जैसे अगर एक टाइम का इजैकुलेशन है, सिंगल इजैकुलेशन है, तो उसमें लगभग 200 टू 300 मिलियन स्पर्म जो होते हैं उनको एक बार में रिलीज किया जाता है, जिसमें से 60% को नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए, और उनमें से 40% जो है उनको विगरस मूवमेंट शो करना चाहिए। ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती है फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कंडीशन स्टेरिलिटी में आ जाएगी या उस मेल को स्टेराइल माना जाएगा, क्योंकि उसके जो स्पर्म सेल्स होंगे वो ऐसे केस में उतने ज्यादा फंक्शनल नहीं होंगे कि सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन वो कर सके।
अब अगर हम बात करें जो हमारा प्रोसेस होता है फीमेल्स में जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। अब oogenesis जो प्रोसेस होता है इसमें क्या क्या चीजें होती है इसके बारे में जानेंगे आप। किस तरीके से जो फीमेल गैमीट है वो फॉर्म हो पाता है, वो प्रोसेस कितना ज्यादा डिफरेंट है मेल गैमीट के फॉर्मेशन से, और अगर कोई सिमिलरिटी है कुछ वैसा रहता है तो वो क्या चीजें रहती हैं, इन सब चीजों के बारे में। सबसे पहले oogenesis के बारे में हमारे को ये चीज पता होनी चाहिए कि जिस टाइम पे एक फीमेल जाइगोट बनता है और वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आ जाता है, उसी टाइम से फीमेल में एग सेल्स बनने, जो हमारे oogonia होते हैं, नॉट एग्जैक्टली एग सेल्स, जो oogonia होते हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो एक फीटस होता है उसकी ओवरी में लगभग मिलियंस ऑफ oogonia प्रेजेंट होते हैं। ये oogonia क्या करते हैं, अब वहां पे ये करते हैं मियोसिस को स्टार्ट, और जैसे ये प्रोफेज 1 पे पहुंचते हैं वैसे ही ये रुक जाते हैं। यानी प्रोफेज 1 के बाद इनका जी नॉट फेज आ जाता है। जी नॉट फेज आपको पता है क्या होता है, उसे हमने पिछले साल 11th में पढ़ा भी था। तो यहाँ पे इनका वो रेस्ट फेज जिसे जी नॉट फेज कहते हैं वो आ जाता है, और यहाँ के बाद ये ग्रो नहीं करते। इस स्टेज में जो हमारे oogonia होते हैं उन्हें कहते हैं प्राइमरी oocytes। अब ये प्राइमरी oocytes जो है ये कहाँ रहते हैं, ओवरी में रहते हैं। वहां पे ये क्या करते हैं, अपने ऊपर एक ग्रेन्युलोसा सेल्स की जो लेयर होती है उनसे ये सराउंड हो जाते हैं, और उनसे सराउंड होने के बाद जो ये सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल्स। अब इस स्टेज में क्या होता है, यहाँ की स्टेज से जो ये स्टेज आ गई फीटल लाइफ की या बर्थ हो गया, इसके बाद से लेके जब तक प्यूबर्टी की एज नहीं आती है तब तक कोई प्रोसेस नहीं होता है, और इसमें से बहुत सारे जो हमारे ये प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ये खत्म हो जाते हैं, ये मर जाते हैं, या ये डीजनरेट कर जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही प्यूबर्टी आता है जो आगे की स्टेज है वो एकदम से क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो देखो अब जो भी फॉलिकल्स वगैरह बच जाते हैं उनके साथ क्या होता है, जो फॉलिकल्स बच जाते हैं वो सारे के सारे और ज्यादा लेयर से सराउंडेड होते रहते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स की, और साथ ही साथ उनमें एक नया टीका भी रहता है, यानी एक लेयर और आ जाती है, और जो ऐसे सेल्स होते हैं ये फॉर्म करते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। इसी तरीके से जो सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं वो बनाते हैं टर्शियरी फॉलिकल्स को, जिनमें क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे कहते हैं एंट्रम। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक आता है किसके, टर्शियरी फॉलिकल्स के। और इसके बाद एकदम से चेंजेस आने शुरू होते हैं, और क्या फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, फीमेल एग सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो देखो अब क्या होता है, हमने जाना प्राइमरी oocyte से क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बना। ये प्रोसेस कौन सा था हमारा, मियोसिस 1 था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मियोसिस 2 हो जाएगा, वहां क्या बनेगा, हमारा ओवम बनेगा। साथ ही साथ जो सेकेंडरी oocyte होता है इसमें लेयर होती है जोला पेल्लुसिडा की, जो इस चीज का ध्यान रखती है कि सिर्फ एक स्पर्म सेल ही एंटर कर पाए, एक से ज्यादा स्पर्म सेल एंटर ना कर पाए जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है उस टाइम पे। इसी के साथ साथ क्या हो रहा होता है, जो टर्शियरी फॉलिकल है वो बन जाती है ग्रेफियन फॉलिकल, यानी जो मैच्योर हो जाती है ग्रेफियन फॉलिकल भी रप्चर होती है, और उसके रप्चर होने के बाद ही क्या होता है, ओवम बनता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखो, ये जो प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte या ओवम है ये सब इन फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो टर्शियरी फॉलिकल बाहर एक लेयर डेवलप कर रही है, और उसके अंदर वाला जो सेल है वो अलग तरीके से डेवलप कर रहे हैं। अब क्या होता है, जब मैच्योरिटी का टाइम आता है उस टाइम पे ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद अब ओवम तो रिलीज हो गया, यानी जो एक्सेल है, और जो पार्ट वो बच गया वो बचा कॉर्पस ल्यूटियम। अभी कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, किस तरीके से यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, क्या होता है ओवम के साथ, क्या होता है फर्स्ट पोलर वर्टिकल, इन्हें जानते हैं। देखो जो ये पोलर बॉडीज होती हैं इनके बनने के एग्जैक्ट रीजन को तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया, बट ऐसा माना जाता है कि भाई जो एग सेल बनता है, जो ओवम होता है, उसे क्या करना होता है, स्पर्म सेल जो आता है
वो न्यूट्रिएंट से वैसे ही डिप्राइव होता है, क्योंकि उसके पास जो पहले से ही प्रेजेंट न्यूट्रिशन होता है बस वही रहता है। साथ ही साथ जब वो वहां आएगा एकदम से सेल ग्रोथ इनिशिएट हो जाएगी। तो ओवम के पास एक्सेस में फूड मटेरियल होना चाहिए, यानी ज्यादा साइटोप्लाज्म उसके पास होना चाहिए ताकि वो इतने सारे चेंजेस को एकोमोडेट कर सके। इसलिए क्या होता है, जब प्राइमरी oocyte डिवाइड होता है दो सेल्स में, तो एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है। ये पोलर बॉडी छोटा सा एक सेल होता है, डिजेनरेटिव नॉन फंक्शनल होता है। ये जो मेन कंटेंट होता है उसका, यानी जो साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, वो सारा कहां आ जाता है, वो आ जाता है सेकेंडरी oocyte में। इसी तरीके से जब सेकेंडरी oocyte भी डिवाइड करता है, तो वो एक और पोलर बॉडी को फॉर्म करता है और बनाता है ओवम सेल। जैसे हमने पिछली बार जाना था कि एक सेल से 4 स्पर्म सेल्स बनते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक oocyte से सिर्फ एक ही ओवम बनता है। उसका कारण क्या है, फॉर्मेशन ऑफ दीज पोलर बॉडीज। पोलर बॉडीज का फंक्शन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह का क्या फंक्शन होता है, अभी जब हम जैसे ही अपना नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें हम जानेंगे भाई ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, साथ ही साथ क्या हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते हैं और क्या कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह इसमें साथ ही साथ डेवलप हो जाती हैं, उसके बारे में। तो देखो अब जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होती है। ये होती है प्राइमेट्स में, क्योंकि ये एक रेगुलर पीरियडिक साइकिल होता है। अगर हम नॉन प्राइमेट्स की बात करें तो उनमें होती है कोएस्ट्रल साइकिल, जो जनरली सीजनल होती है, क्योंकि वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, वो जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं उसकी कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे मेन चीज क्या होती है, सबसे मेन चीज होती है इसमें मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है एक तरीके की ब्लीडिंग, जिसके थ्रू जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है उसमें जो भी टिश्यूज वगैरह होते हैं उनकी ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाती हैं और वो ब्लड बॉडी से बाहर आ जाता है वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू। इसी से रिलेटेड दो टर्म्स हमारी और रहती है, वो है मीनार्क और मीनोपॉज। मीनार्क यानी ऑनसेट ऑफ या बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो सबसे पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसकी बिगनिंग को हम क्या कहते हैं, मीनार्क कहते हैं। जनरली कब होती है, प्यूबर्टी के टाइम पे होती है। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ऐसा फेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऑनसेट की जगह ऑफसेट को मार्क करता है, उसे कहते हैं हम मीनोपॉज। ये जनरली किस एज पे होता है, ये होता है 45 टू 50 की एज पे। अब हम इस डायग्राम को देखते हुए ही कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझेंगे। सबसे पहला फेज मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फेज। देखो जनरली ये फेज 3 दिन से 5 दिन तक चलता है। इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, इसमें देखो सबसे पहला जो इवेंट आप यहाँ पे देख रहे हो वो क्या है, ब्लीडिंग का। यहाँ पे क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाती है और उससे जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं वो ब्रेक होने के बाद लिक्विड सब्सटेंस जितना भी होता है वो सारा का सारा वेजाइना से बाहर आ जाता है। अब इसका होना, ये साइकिल का इस फेज का होने का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन अगर हुई है तो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हुई है, यानी अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी इसके बाद। और यही मार्क करता है किस चीज को, कि भाई अगली मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी। अगर मेंस्ट्रुअल फेज नहीं होता है यानी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, इसका मतलब वो जो फीमेल है उसने कंसीव कर लिया है, वो प्रेग्नेंट हो गई है। इसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या था, देखो यहाँ पे अगर हम देखें ओवेरियन इवेंट, यहाँ पे देखो हमारे जो फॉलिकल है वो मैच्योर हो रही है, मैच्योर्ड है, ये ग्रेवियन फॉलिकल है। अब ये ग्रेवियन फॉलिकल से यहाँ पे क्या होगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर होकर क्या बना देगा, ग्रेवियन फॉलिकल बना देगा। तो जो हमारा फॉलिकुलर फेज होता है, इस फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, ग्रेवियन फॉलिकल बन जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग चल रही है, इसने धीरे धीरे अपने आप को क्या कर लिया है, रीजनरेट कर लिया है, अपने आप को इसने डेवलप कर लिया है। इसके साथ ही साथ क्या होता है, धीरे धीरे जो एलएच और एफएसएच होते हैं इनके जो ग्राफ्स हैं इसमें भी क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही इसमें ये सारे के सारे चेंजेस आएंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारे हार्मोन्स हैं इनका लेवल भी बढ़ने लगेगा। आप यहाँ पे देखो सबसे पहले एलएच और एफएसएच जो है, जो हमारे
गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं, इनका लेवल क्या होने लगा है, बढ़ने लगा। एक बात का ध्यान रखना, एलएच एफएसएच का पीक पहले आता है, एस्ट्रोजन का पीक उसके बाद में आता है। ये दोनों चीजें भी पॉइंटेड होती हैं, ये दोनों चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पे जैसे ही एलएच एफएसएच का पीक होता है, वैसे ही हमारा फेस आ जाता है ओव्यूलेशन का। ग्रेवियन फॉलिकल ऐसा नहीं है कि अपने आप वो मैच्योरिटी में ब्रेक हो जाएगा, उसको ब्रेक करने के लिए क्या होगा, हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होगी। और वो कौन से हार्मोन्स होते हैं, एलएच और एफएसएच वो हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन जनरली साइकिल के मिड में होता है, यानी कि 14th डे जो होता है या उसके आसपास का जो टाइम होता है उस पे होता है। साथ ही साथ जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है, वैसे ही एस्ट्रोजन जो है वो भी अपने पीक को अटेन कर लेता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें क्या हुआ है, देखो यहाँ पे अब ये फॉर्मेशन हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम का। जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये क्या हेल्प करता है, जो यहाँ एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जिसे आप एक तरीके से अपने पीक पे देख रहे हो इस लेवल पे, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन जरूरी होता है एंडोमेट्रियम की इस लाइनिंग को बनाए रखने के लिए। इन केस अगर प्रेगनेंसी होती है तो जो हमारी साइकिल है वो लगभग इस फेज में आकर के स्टॉप हो जाती है, इसके आगे ये साइकिल कंटिन्यू नहीं होती है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो ऐसे केस में क्या होगा, एंडोमेट्रियम की इस लाइनिंग की जरूरत नहीं होगी, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरने लगेगा और कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या होने लगेगा, डीजनरेट होने लगेगा। डेफिनेट सी बात है भाई, जब प्रेगनेंसी नहीं होनी है, जब कंसीवमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में ना एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की जरूरत है। एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन कौन मेंटेन कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम, तो कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत नहीं है, यानी वो क्या होने लगेगा, रीजनरेट होने लगेगा। अब जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम रीजनरेट होगा, वैसे ही एस्ट्रोजन एक सेकंड सर्ज, सेकंड पीक और अचीव कर लेता है। और इसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो सेकंड पीक नीचे जाता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो एकदम कमजोर पड़ जाती है और वहां से फिर क्या हो जाता है, नेक्स्ट साइकिल फिर से हमारी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि फिर से हम इसी पार्ट में आ जाते हैं जिसे यहाँ पे भी दिखा रखा है, जो ये ब्लीडिंग फेस होता है इसे क्या कहते हैं, मेनेसिस कहते हैं। एक बात का और ध्यान रखो, इसमें सीबीएसई ने एक नए पॉइंट को, एक नए टॉपिक को और जोड़ा है जिसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर भी आजकल काफी ज्यादा फोकस रखा जाता है, क्योंकि ऐसे केस में देखो क्या होता है, जो मेनेसिस होता है उस टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड होता है, ये अगर प्रॉपरली डिस्चार्ज ना किया जाए तो ऐसे केस में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है, क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, इसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया, फंगस, इवन वायरस तक के लिए एक बढ़िया ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकता है। इसीलिए आजकल मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो होती है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस रखा जाता है। यही हमारा पूरा आज की वीडियो का टॉपिक है, जिसमें मेन हमने किसके बारे में जाना, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जाना। आई होप आपको ये जानकर के अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू।